राधे राधे प्रिय दर्शकों। 70 वर्षीय अवधेश जी रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे तक अपने बेटे का इंतजार करते हैं। जब आशा टूट जाती है तो वह रेलवे स्टेशन से निकलकर रोड पर चलने लगते हैं। उन्हें पता नहीं था कि कहाँ जाना है, बस रोड पर चले जा रहे थे। पीछे से एक मोटरसाइकिल की जोर से हॉर्न सुनाई देता है। इसके बाद वह बेहोश हो जाते हैं। फिर वह जब उन्हें होश आता है तो वह एक बेडरूम में बेड पर पड़े हुए खुद को पाते हैं। उनके आसपास एक औरत और एक लड़का खड़ा होता है। वह उन्हें देखकर उठने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलिए इस कहानी को जानते हैं कि आखिर अवधेश जी के साथ क्या हुआ था। अवधेश जी एक होटल के मालिक हुआ करते थे। उनका होटल बहुत अच्छा और बहुत फेमस हुआ करता था। उनके होटल में दूर-दूर से ट्रक आकर खाना खाया करते थे। ये माने तो ढाबे का रूप भी था उनका होटल। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना सब कुछ बनता था। पार्सल भी उनके यहाँ से ऑनलाइन हजारों काम होते थे। अवधेश जी का होटल बहुत फेमस था। रोज का 4-5 हजार से ज्यादा का इनकम हो जाता था। पैसे रुपयों की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी भी उनके होटल के कामों में भरपूर मदद किया करती थी। वैसे अवधेश जी हमेशा मना किया करते थे, सविता, तुम्हें होटल में काम करने की क्या जरूरत है? देखो, मेरे यहाँ तो 6-6 नौकर वैसे ही काम करते हैं। सविता जी कहती रहती, अरे देखो जी, मुझे घर में बैठे-बैठे अच्छा नहीं लगता। घर के काम निपटा कर मैं आपके साथ होटल में बैठती हूँ, थोड़ी मदद कर देती हूँ, तो मेरा दिन भी अच्छा जाता है। मेरे मन को खुशियाँ मिलती है। इसीलिए अवधेश जी उनकी खुशियों के लिए ही उन्हें होटल में आने से मना नहीं करते थे। समय के साथ-साथ अवधेश जी का एक बेटा भी हुआ। बेटा अब स्कूल जाने लगा था। इस दौरान सविता जी को कम समय मिलता दुकान पर आने को। वह अपने बेटे को स्कूल भेजती, उसे लेने जाती, इसी में उनका समय निकलता। धीरे-धीरे उनका बेटा बड़ा हुआ, स्कूल गया, स्कूल से कॉलेज गया। बेटा तो पहले चाहता था कि वह सरकारी नौकरी करे, लेकिन अवधेश जी ने समझाया, बेटा, जब तू सरकारी नौकरी करेगा, तो इतना आमदनी नहीं आएगी। देख, मेरे होटल में बहुत पैसे आते हैं और यह होटल मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। इस होटल का नाम बहुत दूर-दूर तक है। लेकिन बेटे ने कह दिया कि पापा, हम प्लेट धोने का काम नहीं करेंगे, कितना भी पैसा हो, लेकिन होटल के बिजनेस में कोई इज्जत नहीं मिलती। हम तो कोई ऑफिस का काम ही करेंगे। इसीलिए बेटे ने अपने पिता की बात नहीं मानी और वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। उसे इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान ही एक कंपनी से ऑफर मिलता है। वह कंपनी में नौकरी करने चला भी जाता है। इधर अवधेश जी होटल का काम करते रहते हैं। वह अपने बेटे की पढ़ाई में बहुत पैसा लगाते हैं। तब जाकर बेटा विदेश की कंपनी में इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए चला जाता है। बेटे के विदेश जाने के बाद कुछ महीनों के बाद फोन आता है कि पापा, हमने यहाँ एक लड़की पसंद कर ली है, लेकिन दुख की बात ये है कि हम आप दोनों को शादी में नहीं बुला पाएंगे। हमारी शादी कोर्ट में ही है। मम्मी पापा यहीं से आशीर्वाद देते हैं। बेटा, इरादे तो बहुत थे, बहुत सपने थे कि तेरी शादी में इतना सब कुछ खर्च करेंगे, पूरे समाज और रिश्तेदारों को बुलाएंगे, बड़े धूमधाम से तेरी शादी करेंगे। लेकिन अब किस्मत में जो लिखा है, उसे कौन टाल सकता है। बेटा शादी करके जिसका नाम प्रमोद रहता है, विदेश में ही बस जाता है। इधर अवधेश जी और उनकी पत्नी सविता बुढ़ापे में फिर से अकेले रह जाते हैं। अवधेश जी को अब अपने होटल में काम करते हुए काफी समय गुजर जाता है। एक दिन बेटा कहता है, पापा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अवधेश जी कहते हैं, बेटा, जमा पूंजी तो मैंने पहले ही तुम्हारे लिए दे दिया था।
अब मेरे पास पैसे कहाँ से आए? बेटा वहां से कहता है, पापा अब आप होटल का काम छोड़ दो। आपकी ये उम्र नहीं है कि आप बिजनेस करो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप अपना होटल बेचकर पैसे हमारे लिए भेज दो, और जैसे ही हम अपनी खुद की कंपनी में अच्छा सा पैसा कमाने लगेंगे तो आप दोनों को अपने साथ ही लेकर आएंगे। अवधेश जी चाहते नहीं थे कि इतना अच्छा बिजनेस चलता हुआ होटल बेच दे, लेकिन उनकी मजबूरी थी। सविता जी बहुत समझाती हैं, अजी देखो ना, हमारा इकलौता बेटा है, वह वहाँ विदेश में मुसीबत में है। अब हम इस होटल का इस उम्र में क्या करेंगे? बेटा वहां से जो पैसे भेजेगा उसी से हमारा गुजारा हो जाएगा। अवधेश जी पत्नी के समझाने पर होटल बेचकर अपने बेटे प्रमोद को पैसा भेज देते हैं। अब बुढ़ापे में अवधेश जी का सहारा उनका होटल भी छीन जाता है। वह अब पैसों की कमी के कारण किसी दूसरे के होटल में नौकरी ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उनके लायक काम मिलना भी मुश्किल था। घर में पैसे की तंगी होने लगी थी। इधर सविता जी को भी तबीयत खराब होने लगी थी। कई बार उन्हें हॉस्पिटल में चेकअप करवाया गया तो पता चला कि उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई है। अवधेश जी को तो जैसे सुनते ही उनकी दुनिया उजड़ गई हो। उन्होंने अपने बेटे प्रमोद के पास फोन भी किया, बेटा तुम्हारी माँ को बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, बहुत पैसे की जरूरत है, तुम वहां से पैसे कुछ भेज दो, तुम्हारी माँ की दवा के काम आएंगे। प्रमोद ने कई बार बोला, पापा भेजता हूँ, अभी थोड़ा रुको। यही कहकर वह फोन कट कर देता। दवाइयों के अभाव के कारण सविता जी बहुत दिनों तक नहीं जी पाती और अवधेश जी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली जाती हैं। अवधेश जी का तो मानो पूरा संसार ही उजड़ चुका हो। बेटे बहू पर भरोसा नहीं रहा, पत्नी दुनिया से चली गई, कोई उनका बिजनेस सहारा नहीं रहा। पापी पेट का सवाल था, घर में रहकर क्या खाते, इसीलिए उन्होंने एक होटल में वेटर के रूप में काम ढूंढ लिया। बुढ़ापे और कमजोर की वजह से बाकी वेटरों की तरह दौड़ दौड़ कर टेबल पर नहीं पहुंच पाया करते थे। फिर उन्होंने उसी होटल में हेल्पर का काम कर लिया। मैनेजर अच्छा था तो उसने कह दिया कि मैं आपको जानता हूँ, तभी आप बहुत बड़े होटल के मालिक हुआ करते थे, लेकिन अब क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। आपकी उम्र को देखते हुए मैं यहाँ आपको हेल्पर के रूप में ही रख सकता हूँ। अब दूसरे के होटल में आप देसी होटल साफ किया करते थे, साफ सफाई, टेबल में कपड़े मारना, झाड़ू पोछा करना, यही सब जो हेल्पर का काम रहता है तो वह करते थे। और वहाँ उन्हें 2 टाइम का खाना और कुछ पैसे भी मिल जाया करते थे। इसी तरह से वह अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। कुछ साल बीत चुके थे, तभी एक दिन बेटे का फोन आया, पापा अब मैं यहाँ विदेश में बहुत अच्छे से सेटल हो चुका हूँ। पापा मैं पिछले किए हुए अपने बर्ताव से माफी मांगना चाहता हूँ। यहाँ आने के बाद जिस कंपनी ने मुझे बुलाया था उस कंपनी ने मुझे यहाँ जॉब नहीं दिया, और फिर मैं दूसरी जगह जॉब ढूंढता रहा। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि मेरे साथ पैसे लगाओ मेरी कंपनी में, हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। पापा अब हमारा बिजनेस अच्छे से चल चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको अपने साथ यहीं विदेश में लेकर आऊं। आखिर आप वहाँ अकेले कैसे जी रहे होंगे? अवधेश जी जाना तो नहीं चाहते थे। आज भी उन्हें वह दिन याद था जब उन्होंने अपने बेटे के लिए फोन किया था कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। उनकी बहू ने फोन उठाया था। उसने अपने अंग्रेजी में टूटे-फूटे हिंदी बोलते हुए बोला कि आपका बेटा अभी ऑफिस गया है, आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी कि वह बात कर ले। क्या प्रमोद को खबर नहीं मिली होगी कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही? क्या उसकी पत्नी ने बताया नहीं होगा जो वह अपनी माँ के अंतिम विदाई पर भी नहीं आ पाया, माँ की 13वीं पर भी नहीं आ पाया? यही सब कुछ सोचकर अवधेश जी को बहुत गुस्सा आ रही थी।
लेकिन उन्होंने सोचा कि आखिर मेरा है कौन? कब तक मैं दूसरे के होटल में प्लेट धोकर जीता रहूँगा? इसीलिए मुझे अब प्रमोद के साथ चले जाना चाहिए। उन्होंने विचार बना लिया। दूसरे दिन वापिस से फ़ोन आया, "पापा, जब आप हमारे साथ विदेश चले आओगे, तो आपका जो पुश्तैनी घर है, उसमें अब कौन रहेगा? पापा, मैं तो चाहता हूँ कि आप वह घर बेच दो और फिर हमारे साथ ही यहीं आकर हमेशा के लिए रहो। अब मेरा यहाँ बहुत बड़ा बिज़नेस है, आपको भी मैं अपने बिज़नेस में शामिल कर लूँगा। बाप-बेटे मिलकर खूब कमाएँगे, विदेश में खूब ऐश-आराम से रहेंगे।" बिज़नेस का नाम सुनते ही अवधेश जी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह शुरू से मेहनत करना जानते थे। लेकिन घर बेचने की बात उन्हें कुछ अच्छी नहीं लगी। बेटे के साथ जाने के लिए उसे बार-बार कहने पर उन्होंने मन बना ही लिया कि आखिर यहाँ यह घर पड़ा ही तो रहेगा। अब मेरी पत्नी भी नहीं है कि उसके सहारे यहाँ रह सकूँ। क्या करूँ? जाना तो पड़ेगा ही। इसीलिए उन्होंने घर बेचने की तैयारी लगा दी। बेटा भी आ गया था। उसने भी जिस दिन घर बिकना था, वकील और गांव के सरपंच लोगों के सामने पैसे रुपए ले लिया और पिताजी का पुश्तैनी मकान बिचवा दिया। उसने अपने पिताजी से कह दिया कि यहाँ के बैंक से पैसे भी निकाल दो, नहीं तो जब हम लोग वहाँ चले जाएंगे, फिर वहाँ से पैसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। चलो, मैं यहाँ से अपने बैंक में ट्रांसफर करवा लेता हूँ। यह सारा काम यहीं के बैंक से हो सकता है। इसीलिए अवधेश जी उसकी बात मान गए। आखिर विदेश में क्या होता है, उन्हें कैसे पता? प्रमोद पिताजी के साथ उनके बैंक में गया। उनके बैंक में जो थोड़े-मोड़े पैसे पड़े थे, वह भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। सारा काम सही तरीके से हो चुका था। अब बस अवधेश जी और प्रमोद जी दोनों को विदेश जाना था। अवधेश जी अपना घर बेचकर दुखी तो बहुत थे। उन्हें बहुत याद आती थी अपने इस घर की। किस तरह से उनका बचपन बीता था, किस तरह से उनके बेटे का बचपन बीता। उनकी सविता इसी घर में ब्याह कर आई थी। लेकिन अब उनकी मजबूरी हो चुकी थी, इसीलिए घर तो बेचना ही पड़ा। नियमित समय के अनुसार जो समय निर्धारित किया गया था, जैसे कि टिकट था, उसी समय पर अवधेश जी अपने बेटे के साथ एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। एयरपोर्ट में पहुंचकर एक साफ-सुथरी कुर्सी में उनके बेटे ने उन्हें बैठा दिया और बोला, "पिताजी, आप अपना बैग संभाल कर रखिए। मैं इस टिकट का जाकर इंक्वायरी करके आता हूँ।" बेटा टिकट काउंटर की तरफ चला गया। अवधेश जी बैठे हुए अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता गया। जब 2 घंटे तक बेटा नहीं आया, तो वह उसी टिकट काउंटर की तरफ चले गए और एक खिड़की के पास जाकर लेडीज बैठी थी, उनसे पूछने लगे, "मैडम, मेरा नाम अवधेश है, मेरे बेटे का नाम प्रमोद। बताइए, विदेश जाने वाली ट्रेन 2 घंटे पहले थी, कितना लेट है और मेरा बेटा प्रमोद, क्या वह यहाँ इंक्वायरी करने आया था?" नाम सुनकर मैडम ने कुछ चेक किया और फिर बताया, "हाँ, वो यहाँ आए थे और अपनी टिकट भी दिखाए। उनके पास तो सिर्फ एक ही टिकट थी और एक ही वीज़ा। आपका तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं था। फिर आप विदेश कैसे जाते?" यह सुनकर उनके हाथ-पैर काँपने लगे, उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। "मैडम, आपको कोई गलतफ़हमी हो रही होगी। मेरे बेटे ने मुझे आज 1 महीने पहले से ही तैयार करवा लिया था और हम दोनों ही आज साथ में विदेश जाने वाले थे। फिर आप ये कैसे कह सकती हैं?" मैडम ने कहा, "मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखिए, आपके साथ कुछ धोखा हुआ है। आपके बेटे के पास आपकी टिकट या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं था और ना ही यहाँ आपके नाम की कोई लिस्ट है। देखिए, हमारे पास सब कुछ जानकारी रहती है और आपका बेटा जिस फ्लाइट से जाने वाला था, उसी फ्लाइट से गया है। फ्लाइट अपने सही समय पर ही यहाँ से गई है। 2 घंटे पहले जा चुकी है।" यह सुनकर उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा कि मेरे बेटे ने मुझे धोखा दे दिया।
मैं अपने बेटे के भरोसे सब कुछ बेचकर उसके साथ जाने के लिए तैयार था। लेकिन मेरा बेटा मुझे मेरे लिए नहीं आया था। वह मेरे घर जमीन को भिजवा कर पैसे लेने आया था। यही सोचते विचारते वह एयरपोर्ट से बाहर निकले। वह रेलवे स्टेशन आ गए। उन्होंने सोचा, अब मैं किसी दूसरे शहर में जाकर भीख मांगकर अपना जीवन गुजारा करूंगा। यहाँ लोग मुझे जानते हैं, सब सवाल उठाएंगे। इसीलिए वह रेलवे स्टेशन से 2-3 स्टेशन दूर एक छोटे से शहर में आ गए। लेकिन अब यहाँ उनको कोई जानता नहीं था और ना ही वह किसी को जानते थे। वह रोड पर चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक बाइक की तेज हॉर्न सुनाई दी। उसके बाद उन्हें ठोकर लगा और कुछ याद नहीं रहा। जब उनकी आंखें खुली तो वह अपने आप को एक बिस्तर पर पाए। उनके सामने एक औरत खड़ी थी जिसकी उम्र अभी 28-29 साल की ही रही होगी। उसे देखकर वह चौंक गए। जी, आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? यही कहकर वह उठने लगे तो उनके सामने एक 30-32 साल का नौजवान लड़का आकर उन्हें संभालते हुए बोला, आप लेट जाइए, उठने की कोशिश मत कीजिए, आपको चोट लगी है। आपके सिर में उन्होंने सिर में हाथ रखा तो उनके सिर में पट्टी बंधी हुई थी। वह पूछने लगे, आप लोग कौन हैं और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? उस लड़के ने बताया, आपका मेरे ही मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। मैं आपको हॉस्पिटल लेकर गया और वहाँ पर आपको ये दवाइयाँ दिलाया। फिर आपको मैं अपने साथ घर लेकर आया। लेकिन बेटा, एक्सीडेंट हुआ तुम हॉस्पिटल लेकर गए। यहाँ तक तो बात ठीक थी। लेकिन कोई किसी अनजान को अपने घर ऐसे नहीं ले जाता। वह आकर हाथ पकड़कर कहता है, अंकल, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मेरे लिए कोई अनजान नहीं हैं। आपके होटल में मेरे पिताजी नौकरी किया करते थे और मैं बचपन से ही अपने पिताजी के साथ होटल में जाया करता था। आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अंकल, आप मेरे पिताजी की बहुत मदद किया करते थे। आप मेरे पढ़ाई के लिए पैसे भी भेजा करते थे। हाँ, कभी मैं आपसे मिला ज़रूर नहीं, क्योंकि बड़े होने के बाद मुझे भी इतना टाइम नहीं मिला कि आपका शुक्रिया अदा करूं। लेकिन जब तक मैं छोटा था, पापा के साथ जाता था, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से देखता और जानता था। यह सुनकर वह अपने दिमाग में जोर डालने लगे। फिर बोले, बेटा, मेरे यहाँ तो 6 लोग काम करते थे और मैं सबको अपने घर का परिवार जैसे ही समझता था। जब भी मुझे कोई अपनी मजबूरी सुनाते थे, तो मैं सबकी मदद करता था। लेकिन मेरे होटल में एक रामदीन नाम के भाई थे। वह बहुत ही अच्छे और नेक विचार वाले थे। मैं उन्हें हमेशा से अपने भाई जैसे समझता था और उनके लिए मेरा सब कुछ उन्हीं का था। यह सुनकर वह हंस दिया और बोला, हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। राजीव है। अंकल, अब आप आराम कीजिए। आप अपने घर में हैं। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं और आप मेरे पिता समान हैं। फिर राजीव की पत्नी अवधेश जी के लिए चाय और ब्रेड लेकर आई। अवधेश जी थोड़ा नाश्ता किए, गरम गुनगुना पानी पिए, उन्हें कुछ आराम मिला। इसके बाद जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने दिया था, राजीव और उसकी पत्नी ने मिलकर उनकी समय-समय से दवाइयाँ देती रही। अब अवधेश जी ठीक होने लगे थे, तो एक दिन राजीव ने पूछ लिया कि आपका होटल और घर सब कुछ तो आपके पास था। एक समय था जब आप 6-6 नौकरों को तनख्वाह दिया करते थे, लेकिन यह आपकी स्थिति कैसे हो गई? अवधेश जी अपनी आंखों में आंसू लेकर अपनी सारी बीती हुई कहानी राजीव के सामने रख देते हैं। राजीव यह सुनकर बहुत दुखी होता है और कहता है कि जिन बेटों को सुख और ऐश आराम से पालो, वही अपने माता पिता को दुख देते हैं। आपने अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज आपके बेटे ने आपको कहाँ से लाकर कहाँ छोड़ दिया। अवधेश जी रोते हुए बोले, बेटा, सब किस्मत का खेल है।
भगवान जिसे जैसे तकलीफ देना लिखा होता है, वह तो होकर ही रहता है। वह अब ठीक तो हो गए थे। उनका उस घर में बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा जा रहा था, लेकिन उनका मन हमेशा उदास रहता था। उन्होंने अपने उस घर को बेच दिया था, जिसमें उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। आखिर उनका दिल उस घर में लग नहीं रहा था। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं, पूरा मान सम्मान। राजीव की पत्नी पिता जैसे उनका ध्यान रखती थी, फिर भी एक खालीपन उनके जीवन में था। एक दिन राजीव की पत्नी सुबह-सुबह कचौरियां बना रही थी। यह देखकर अवधेश जी किचन के पास आ गए और बोले, बेटा, कचौरियां बना रही हो? तुम्हें मैं अपने होटल का तरीका बताऊं क्या? राजीव की पत्नी ने कहा, हाँ बाबूजी, क्यों नहीं। फिर उन्होंने अपने होटल के तरीके से कचौरियां बना दी। उस कचौरियों को खाकर राजीव को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी कचौरी वह अपने ऑफिस में भी लेकर गया, अपने दोस्तों को खिलाया। सबको बहुत पसंद आया। सबने बहुत तारीफ की और दोबारा भी लाने के लिए कहने लगे। राजीव यह बात अपने पत्नी को बता रहा था, तभी अवधेश जी सुन लेते हैं। अवधेश जी के मन में एक आइडिया आता है। वह कहते हैं, बेटा, मैं हमेशा से काम तो करता ही आया और अब मैं ठीक भी हो चुका हूँ। तुम्हारा सहारा भी है, लेकिन मेरे मन में एक बात है, कहो तो बोल दूं। राजीव बोला, हाँ हाँ, आप बोलिए, आप तो मेरे पिता समान हैं। आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अवधेश जी ने कहा, बेटा, देखो तुम्हारे दोस्तों को मेरी कचौरियाँ कितनी पसंद आई और मुझे इससे भी अच्छे अच्छे पकवान और नाश्ता बनाने का आइडिया है। अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हो गया हूँ कि बेसहारा रहूं। बेटा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा होटल खोलूं। अवधेश जी की बात सुनकर राजीव बोला, बाबूजी, जब आपने सोच ही लिया है, तो भला मैं कौन होता हूँ आपको मना करने वाला, आपकी इच्छाओं को दबाने वाला। आपकी इच्छा है तो मैं आपका साथ दे रहा हूँ। वह जब ऑफिस से लौटा तो उसने बताया कि रेलवे स्टेशन के दूसरे साइड में एक दुकान मैंने देख लिया है। उसी में आप होटल का काम शुरू कर सकते हैं। राजीव ने उनकी मदद के लिए सामान वामान का इंतजाम करने लगा। तभी अवधेश जी ने अपने गले में एक चैन जो पहनते थे, उसे छुपा कर रखे थे। उन्होंने उस चैन को निकाल कर दिया और कहा, बेटा, यह मेरी चैन ले जाओ और इसे बेचकर होटल के सारे सामान ला दो। राजीव चैन बेचना तो नहीं चाहता था, लेकिन बार-बार अवधेश जी के कहने पर वह एक ज्वेलरी की दुकान पर बाबूजी की चैन गिरवी रख दिया। उसके पास भी उस समय पर पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने सोचा कि यह इनका पुश्तैनी एक पहचान है, मैं इसे क्यों बेचूं? जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं छुड़ा कर दे दूंगा। इसीलिए उसने गिरवी रख दिया था। अब उस चेन को बेचकर इतने पैसे आ गए थे कि बर्तन, कढ़ाई, गैस स्टोव, ये सारी चीजें हो गई थी। होटल शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन के पास रोड के दूसरे साइड में था। जल्दी ही उनके होटल का प्रचार प्रसार हो गया। ग्राहक उनके होटल में लाइन लगाने लगे। धीरे धीरे उनका होटल इतना चल गया कि आसपास के लोग उनके यहाँ सुबह नाश्ता और खाना। अवधेश जी ने पहले एक कारीगर रखा, फिर दो लड़के रखा। अब उनके पास चार लड़के काम कर रहे थे। उन्होंने अपने होटल को बढ़ाने के लिए ऊपर का भी कमरा ले लिया था। नीचे से सीढ़ियां बना दी। नीचे खाने पीने वाले बैठते थे और ऊपर अब सारा सामान रख दिया और ऊपर ही उन्होंने किचन बना लिया था। इसीलिए नीचे का पूरा रूम खाली रहता था। उसमें उन्होंने टेबल और कुर्सी लगा दिया था, जिसमें कस्टमर बैठकर चाय, नाश्ता, खाना आराम से खा सकते थे। एक दिन राजीव ने उनकी मदद करने के लिए उनके होटल को ऑनलाइन में भी कर दिया। अब तो उनके होटल में ऑनलाइन भी ऑर्डर आने लगा था। एक बार फिर से उनका होटल पहले जैसे चल पड़ा। उनके पास अब पैसे बहुत आने लगे थे। अकेला जीवन था, इसीलिए वह पैसे कितना खर्च करते। राजीव उनके पैसे नहीं लेता था। उसने उनकी चेन भी लाकर वापस दे दिया था।
तो अवधेश जी ने कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, फिर तुम्हें तो पैसे लेने पड़ेंगे। इसीलिए चैन के जो पैसे दिए थे राजीव ने, वह अवधेश जी ने वापस कर दिया। अब तो अवधेश जी के पास इतने पैसे आ चुके थे कि वह अपना एक मकान ले सके। उन्होंने ऐसा ही किया, उसी शहर में एक अपना मकान ले लिया। उनका तो रातों दिन का समय होटल में ही व्यस्त रहता था, इसीलिए उन्होंने मकान में किराएदार भी रख दिया था और अपने लिए एक कमरा खाली रख दिया। वैसे उन्हें राजीव और राजीव की पत्नी अपने घर पर ही रखते थे, क्योंकि वो अपने घर का ही खाना खिलाते थे और उनकी देख रेख अच्छे से हो सके, इसीलिए वह अकेला नहीं छोड़ते थे। इधर प्रमोद जब घर बेचे हुए पैसे लाकर अपने पार्टनर को दे देता है कि हमारी कंपनी को और आगे से आगे बढ़ाओ। वह बहुत ही चालाक और फ्रॉड इंसान था। उसने पेपर में पैसे लेने के समय में सब कुछ अपने नाम ही कर लिया। प्रमोद बेईमानी के पैसे लाकर इतना खुश था कि पेपर को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। फिर जब प्रमोद कंपनी में अपने लिए ऑफिस में जगह मांगने गया कि आखिर मैं इस कंपनी का आधा मालिक हूँ, तो उसने स्टैम्प पेपर लाकर दिखा दिया कि इस कंपनी में तुम्हारा कुछ नहीं है। तुमको अगर एक जॉब चाहिए, नौकर की तरह तो कर सकते हो, महीने की सैलरी मिलेगी, बाकी इस कंपनी का मालिक तुम नहीं, मैं हूँ। यह देखो, इसमें कहीं तुम्हारा नाम है। वह यह सब देखकर हक्का बक्का रह गया कि जो पैसे मैं धोखे से अपने पिता से लाया था, वही धोखा आज मेरे साथ हो गया। वह बहुत परेशान और उदास रहने लगा। उसको अब नौकरी की जरूरत थी, उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। इतना सब कुछ करने के बाद उसके घर में बहुत झगड़ा होने लगे थे। वह अपनी पत्नी को हमेशा कहता कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ इंडिया चलो और वहीं हम दोनों रहेंगे, तो तुमने आइडिया दिया कि अपने पिता को धोखा देकर घर बेच दो और फिर उन्हें छोड़कर पैसे लेकर चले आओ। आज जो कुछ भी हुआ है ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो उसकी पत्नी भी कहती, अरे तुमने ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ बिजनेस क्यों शुरू किया था? मैं तो दूसरे की औलाद हूँ। तुम अपने पिता को क्यों धोखा देने चले गए? वह तो तुम्हारे पिता थे ना। अब दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे, लेकिन फिर प्रमोद ने कहा कि अब मैं विदेश में खर्च नहीं चला सकता, तुमको मेरे साथ इंडिया चलना होगा। वह अपनी पत्नी को लेकर इंडिया आ गया और उसी शहर में जहाँ उसके पिताजी रहते थे, उसे पता नहीं था, उसी शहर में उसने एक किराए से कमरा ले लिया। वह हर दिन पेपर में दिए हुए ऐड को पढ़ता कि किसी ने नौकरी के लिए कुछ तो लिखवाया होगा। एक दिन उसे पढ़ने को मिला कि इसी शहर में होटल में मैनेजर का पद खाली है, एक होनहार लड़का चाहिए। वह उसी होटल में पहुंच गया। उसने वेटर से कहा कि मुझे मालिक से मिलवा दो। उन्होंने एक मैनेजर पोस्ट के लिए पेपर में ऐड दिया था और मैं वही पढ़कर आया हूँ। उसने उस पेपर को मोड़कर अपने हाथ में ले लिया था। उसकी बात सुनकर वेटर मालिक से जाकर कहता है, मालिक कहते हैं, जाओ बुलाकर लाओ उस लड़के को। ऊपर अवधेश जी आराम से एक अपने लिए सोफा भी बना लिए थे, उसी में वह आराम कर रहे थे। जब वह पहुंचा तो उस सोफे में बैठे हुए होटल के मालिक को देखकर उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बोला, पापा, इस होटल के मालिक आप हो और यह नीचे जो 6 लड़के काम कर रहे हैं, यह आपके अंडर में हैं। यह सब कैसे? क्या आपके पास उस घर के अलावा और भी प्रॉपर्टी और पैसे थे जो आपने मुझसे छुपा कर रखा था? मुझे पता है पापा, उन्हीं पैसों से आप यह सब कुछ किए हैं। अब भी उनके बेटे प्रमोद की ऐसी बातें सुनकर अवधेश जी उठे और उसके गाल में 2-3 थप्पड़ लगा दिए। गालों में चांटे की झनझनाहट से उसका दिमाग ठिकाने लगा। वह आंसू बहाने लगा, पापा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। मैं विदेश से 2 महीने पहले इंडिया आ गया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं तो यहाँ आपके पास नौकरी करने आया था।
मुझे नहीं पता था कि आप ही पेपर में ऐड दिए हो। यह सुनकर उसके पिताजी ने कहा, बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी। तूने जैसा मेरे साथ किया, भगवान ने तेरे साथ किया। तेरे जैसे गद्दार को मैं अपने होटल में नौकरी नहीं दूंगा। तू मेरी इस जगह से निकल जा। पेपर में पढ़ा नहीं, एक होनहार और ईमानदार लड़के की जरूरत है, तेरे जैसे बेईमान की नहीं, जो अपने पिता को ही धोखा दे दे। अब मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। उसने कहा, पापा, आपका इकलौता बेटा हूँ। आपने इतना जो कुछ बनाया है तो किसे देंगे? आखिर ये सब कुछ मेरा ही तो है। उसकी बात सुनकर वह फिर से उठे ही थे थप्पड़ मारने के लिए कि उन्होंने कंट्रोल किया और कहा, नालायक, अभी के अभी तू यहाँ से निकल जा। यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है। यह मेरे पास आज जो कुछ भी है सब कुछ राजीव का है। तू तो मुझे मरने के लिए छोड़कर चला गया था, लेकिन राजीव ने मुझे सहारा दिया और आज राजीव की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इतने पर भी प्रमोद को शर्म नहीं आई। वह नीचे आकर अपनी पत्नी को फोन करके बुला दिया। उसने पेपर से फोटो खींचकर एड्रेस भेज दिया। इसी एड्रेस पर उसकी पत्नी तुरंत पहुंच गई। वह भी अपने ससुर के पास माफी मांगने लगी कि पापा, माफ कर दो, आज हम दोनों बहुत परेशान हैं। देखिए, आपकी औलाद होते हुए भी आप किसी और को अपना वारिस नहीं बना सकते। ऐसा तो हमारे विदेश में भी नहीं होता। आज अवधेश जी को और गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो भी था, तुम्हारे इस नालायक पति ने पहले ही बेचकर हमें भिखारी बना दिया। यह आज जो कुछ भी है सब कुछ राजीव का है। इसीलिए यहाँ से तुम दोनों चले जाओ। प्रमोद और उसकी पत्नी बहुत गिड़गिड़ाते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन आज अवधेश जी अपने बेटे पर तरस नहीं खाए और उसे वहां से भगा दिए। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। क्या अवधेश जी को अपने बेटे और बहू को पास रख लेना चाहिए था? क्या उन्हें अपनी दोबारा से बनाई हुई संपत्ति का अधिकारी प्रमोद को मानना चाहिए या नहीं? अवधेश जी ने जो किया सही किया या गलत, अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी को यदि पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। जय श्री कृष्णा।